हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन। इस सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है। इनफैक्ट अगर आप टीचर बनने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप स्कूल टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और स्कूल्स में एज अ टीचर जॉब देख रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको इसमें दी जाएगी और लगभग सारी जानकारी जो इस एग्जाम, इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। सो ऑल डियर एस्पिरेंट्स, दोस्तों, आप सबके लिए ये जानकारी यहाँ पर जो दी जा रही है, दिस इज अबाउट केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की जो ओपनिंग्स हैं उनसे रिलेटेड है। केवीएस, एनवीएस, पीजीटी बायोलॉजी, यानी कि जो स्कूल लेवल पर केंद्रीय विद्यालय और जवाहर विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में जो टीचिंग पोजीशंस हैं, उनकी अभी अभी रिसेंटली ओपनिंग्स निकली हैं। करियर एंडेवर आपको कस्टमाइज्ड कोर्स प्रोवाइड कर रहा है इसकी प्रिपरेशन के लिए, जिसकी बात हम वीडियो के एंड में एक बार फिर करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये डेट आप नोटिस कर सकते हैं, 25 नवंबर। आप चाहें तो अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। 25 नवंबर से इसके रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगे, जिसमें लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे इन केस अगर आप मिस कर देते हैं। और जो आपको पढ़ाया जाएगा दैट विल बी फ्रॉम द एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स, जिनका कई डेकेड्स का एक्सपीरियंस है। और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए रेगुलर टेस्ट भी होंगे। सो इस डेट का ध्यान रखिए, 25 नवंबर कोर्स की स्टार्टिंग है। लेकिन अब हम बात करते हैं इस एग्जाम और इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये जो नोटिफिकेशन है, ये दो तरह के स्कूल्स जो इंडिया में इस समय हैं उनको लेकर निकला है। पहला है केवीएस, यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन एक एजेंसी है जिसके अंतर्गत 2288 स्कूल हैं, केंद्रीय विद्यालय जिन्हें कहा जाता है। ये देश भर में है। आप देखेंगे कि यूपी और एमपी में इनका नंबर जो है सबसे ज्यादा है। इसके अलावा लगभग इंडिया के सारे स्टेट्स में केंद्रीय विद्यालय हैं। और इसी तरह से नवोदय विद्यालय समिति है, जिसके अंतर्गत स्कूल्स जो आते हैं उन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय कहा जाता है। आई होप आप लोगों में से बहुत लोगों ने नाम तो सुने होंगे, केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय। तो आपके पास एक सुनहरा मौका है इन स्कूल्स में टीचर बनने का। और कितनी सारी वैकेंसीज आई हैं उनकी अभी हम बात करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर वैकेंसीज को देखें जो अभी नोटिफिकेशन आया है, उसके अनुसार बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बहुत तरह की वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिनमें हमारे काम की जो इस वीडियो से रिलेटेड है वो है बायोलॉजी के टीचर, बायोलॉजी की पोस्ट के लिए वैकेंसीज। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ओवरऑल अगर बायोलॉजी की वैकेंसीज की हम बात करें तो केंद्रीय विद्यालय के अंदर 127 पोस्ट वैकेंट हैं, जिनको इस एग्जाम के थ्रू फिलअप किया जाएगा। और साथ ही साथ जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर जो पीजीटीज हैं वो 161 पोजीशंस हैं। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो टोटल लगभग 288 के आसपास सीट्स अवेलेबल है। हालांकि इनमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है। इन 127 सीट्स में आप देखेंगे तो केवल 53 सीट्स हैं जो अनरिजर्व्ड हैं, जबकि यहाँ पर 161 में 66 अनरिजर्व्ड है। तो अगर मैं टोटल अनरिजर्व्ड की बात करूं तो 119 सीट मिलती हैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए, दोनों को मिलाकर। बाकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पर 12, यहाँ पर 16, ओबीसी कैटेगरी जो नॉन क्रीमी लेयर है उसमें यहाँ 34, यहाँ 43, एससी में 19 और 24, यहाँ एसटी में 9 और 12। इसके अलावा कुछ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस भी हैं, जैसे कि जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज जिनको है, दिव्यांग जनों के लिए, या फिर विजुअली इम्पेयर्ड, या फिर हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों के लिए, उन सब लोगों के लिए कुछ कुछ सीट्स यहाँ पर रिजर्व्ड हैं। बट जो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि दिस इज द लास्ट लिमिट एंड दिस इज गुड नंबर। ये एक अच्छी संख्या है। आपके बहुत चांसेस हैं इस एग्जाम में क्वालिफाई करके एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करने के। अगर हम और आगे चलें, थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं इस एग्जाम के बारे में, इस रिक्रूटमेंट के बारे में, तो आप देखेंगे कि इसकी जो एलिजिबिलिटी है, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ चीजें आपको नोटिस करनी होंगी। आपकी एज 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और आई होप ज्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनकी एज इसी कैटेगरी में है। अगर इससे ज्यादा है तो कुछ स्पेशल केसेस में रिलैक्सेशन मिल सकता है, अदरवाइज रिलैक्सेशन नहीं है। दो असेंशियल क्राइटेरिया चाहिए। एक असेंशियल क्राइटेरिया है आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। किस सब्जेक्ट में?
एनी सब्जेक्ट विच इज कंसर्न विद बायोलॉजी, और जिस सब्जेक्ट में आपकी डिग्री है बायोलॉजी से रिलेटेड, वो एक रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके मिनिमम उसमें 50% मार्क्स आए हों। यानी कि जिन लोगों के 50% मार्क्स से कम है वो इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है। कुछ लोगों ने हो सकता है कि मास्टर्स डिग्री यानी कि एमएससी डिग्री ना ली हो, जबकि इंटीग्रेटेड कोर्सेज किए हों। तो अगर कुछ लोगों ने इंटीग्रेटेड कोर्सेज किए हैं जिनमें बीएससी एमएससी एक साथ होती है, वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं, अगेन विद एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क्स। तो ये तो हुई आपकी पहली एलिजिबिलिटी, या तो आपने इंटीग्रेटेड बैचलर्स एमएससी कोर्स किया हो, या फिर आपने एमएससी की हो बैचलर के बाद और 50% मार्क्स हो। दूसरी एलिजिबिलिटी एंड दूसरी चीज जो आपको करनी होगी, जो एलिजिबिलिटी के लिए काउंट होगी, वो है बीएड डिग्री। यानी कि आप बैचलर ऑफ एजुकेशन भी आपने कंप्लीट किया हो फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या फिर अगर आपने बीएड डिग्री नहीं की है तो कुछ लोग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करते हैं जिसमें बीएड एमएड एक साथ होता है, 3 साल का प्रोग्राम है। तो अगर आपने बीएड एमएड प्रोग्राम भी किया है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो भी आप उसमें एलिजिबल हैं। इनफैक्ट एक और ऑप्शन है यहाँ पर, अगर इन दोनों में से कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, तीसरा ऑप्शन भी है। अगर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तब भी आप, जिसमें बीएड इंक्लूडेड होता है, तब भी आप इस चीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तीसरी चीज, एक तो ये हो गया बीएससी डिग्री, एक हो गया बीएड, बीएससी एमएससी बीएड, एंड देन प्रोफिशिएंसी टू टीच इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। आपको इंग्लिश या हिंदी मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी कि लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए। अब बात करते हैं कि पे स्केल क्या होगा। सो दिस लेवल 8 is somewhere in the range of 47,600 which is basic pay, और इस बेसिक पे के अलावा बहुत सारे पर्क्स होते हैं, जैसे कि डीएनएस अलाउंस होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है। सो दिस में ऑलमोस्ट लाइक डबल अप व्हेन यू टॉक अबाउट द कैश इन हैंड सैलरी, जब आप उसकी बात करते हैं। एंड गवर्नमेंट में टाइम टू टाइम रिविजन्स होते हैं, हर साल हर 6 महीने में इंक्रीमेंट्स भी होते हैं। सो यू विल फॉल इन दिस कैटेगरी इफ यू अप्लाई फॉर दिस जॉब। अपार्ट फ्रॉम द मेन एलिजिबिलिटी, देर आर सम डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस। अगर आपके अंदर ये क्वालिफिकेशन है तो आपको आगे चलकर इंटरव्यू में मदद मिलेगी, जैसे कि पढ़ाने का एक्सपीरियंस एज अ टीजीटी, जूनियर लेवल की क्लासेस को पढ़ाने का एक्सपीरियंस, या फिर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ स्कूल फॉर केवी एंड रेजिडेंट स्कूल फॉर एनवीएस। अगर आपने केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में कभी एडहॉक बेसिस पर या गेस्ट बेसिस पर पढ़ाया है तो वो एक्सपीरियंस भी काम आएगा। और कंप्यूटर्स की नॉलेज भी एड ऑन मानी जाएगी। तो ये 3 चीजें क्या है, डिजायरेबल है, जो आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को आप नोट कर लीजिए। सबसे पहली डेट जो निकल चुकी है, 14 नवंबर, जिस तारीख को ये रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ था। आज आप ये वीडियो इसके करीब करीब 5 दिन बाद देख रहे हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों के पास ये जानकारी पहले से हो, बट यहाँ पर इस बात को एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन अगली डेट जो आपको याद रखनी है, 4 दिसंबर, कुछ ही दिन बचे हैं। 4 दिसंबर को ये रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा और इसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आप अपना सारा काम जो है फॉर्म भरने का, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो सारे 4 दिसंबर तक कंप्लीट कर लीजिए। और मैं इंसिस्ट करूंगा कि डोंट वेट फॉर 4 दिसंबर, लास्ट दिन का इंतजार मत करिए फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि कई बार लास्ट डेट पर सर्वर ऑक्यूपेंसी हो जाती है, इंटरनेट डिसरप्शंस भी हो सकते हैं। तो आप 1 या 2 दिन पहले का अपना डेडलाइन अपने लिए बनाकर उस तक भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद फी डिपॉजिट करने के लिए आपको, सॉरी, फॉर्म भरने के साथ साथ आपको जो फी डिपॉजिट करने का टाइम है वो भी दिया गया है। तो फी डिपॉजिट करने का टाइम भी फॉर्म भरने के साथ ही खत्म हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया है। 14 नवंबर को ओपन हुआ, फी डिपॉजिट भी आप 14 नवंबर से शुरू कर सकते हैं। 4 दिसंबर को फॉर्म फिलिंग खत्म हो जाएगी और 4 दिसंबर को ही आपका जो फी डिपॉजिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 4 दिसंबर की आप डेट नोट कर लीजिए, और मैं कहूंगा अपने लिए इस डेट को 2 दिसंबर कर लीजिए, ताकि आप सेफ साइड में 2 दिन का मार्जिन आपके पास रहे, तो अपने काम 2 दिसंबर तक कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद अब बात आती है कि कैसे सिलेक्शन होगा, ये जो वैकेंसीज निकली है इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो टीचिंग पोस्ट के लिए 2 टियर में, यानी कि 2 लेवल का एग्जाम होगा, जैसे प्री और मेंस एग्जाम होते हैं।
तो ऐसे ही यहाँ पर भी प्री और मेंस जैसा एग्जाम होगा। एक उसमें टीयर 1 कहा है इन्होंने और दूसरे को टीयर 2 कहा है। और उसके बाद जब आप 1 और 2 क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। अच्छा, जो टीयर 1 एग्जाम है वो केवल एलिजिबिलिटी के लिए है, यानी कि उसके जो मार्क्स हैं आपके रिक्रूटमेंट में इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। कुछ ऐसा समझ लीजिए कि जितने भी एप्लीकेंट उस फॉर्म को भरेंगे उन सबका टीयर 1 एग्जाम होगा, और जितनी सीट है उससे 10 गुना ज्यादा लोगों को टीयर 2 के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि एग्जाम का लेवल कैसा है, उस बेसिस पर आप एलिजिबल हो जाएंगे अगले एग्जाम के लिए। और जब आप अगले एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे तो आपको वो जानकारी मिल जाएगी किसी भी माध्यम से, और फिर आप टीयर 2 एग्जाम देंगे। और जब टीयर 2 भी क्लियर हो जाएगा तो फिर आप इंटरव्यू देंगे। टीयर 2 में आपको जितने भी मार्क्स आए हैं उसका 85% वेटेज जो है वो सिलेक्शन में यूज होगा, और बाकी जो बचा हुआ 15% वेटेज है वो आएगा इंटरव्यू से। तो आपका इंटरव्यू भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है टीयर 2 एग्जाम, क्योंकि टीयर 2 में अगर आप ज्यादा स्कोर कर देते हैं तो आप एक तरह से आगे हो जाएंगे बाकी लोगों से और सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। इंटरव्यू जो है वो आपका 100 नंबर का होगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि 100 नंबर में से केवल आपके 15 नंबर ही यूज किए जाएंगे। जैसे आपके 100 में से 100 नंबर आते हैं तो आपका स्कोर जो है वो 15 माना जाएगा, जो 85% टीयर 2 के मार्क्स में जुड़ेगा, जिससे आपकी मेरिट बनेगी। इसके बाद हम थोड़ा सा पेपर की बात करते हैं कि पेपर जो है वो कैसा आएगा। तो टीयर 1 जो है, जो पहला टेस्ट है एलिजिबिलिटी का, वो थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। और उस ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आप देखोगे तो टोटल 6 पार्ट हैं। इसमें जनरल रीजनिंग है, जो आप, कई लोग बैंकिंग की तैयारी करते होंगे, आप बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते होंगे, उन सब में जनरल रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है। बहुत सारे सीरीज के क्वेश्चन, पैटर्न्स के क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन, डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए सवाल होते हैं। फिर थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, और जो जनरल अवेयरनेस है, दुनिया में क्या चल रहा है, जैसे कोविड की महामारी कब आई थी दुनिया में, ऐसे कुछ सवाल जो हैं जनरल नॉलेज में आ सकते हैं। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा इंग्लिश का, और इसके अलावा एक लैंग्वेज जो आप मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में से चूज करेंगे, उन्होंने लिस्ट दी हुई है, उसमें से एक लैंग्वेज आप यहाँ पर पिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मार्क्स का जो वेटेज है वो आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपके इस पेपर में 100 हैं। कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है। और उन 100 क्वेश्चन को कैसे डिवाइड किया गया है? पार्ट 1 2 3 4, यानी कि लैंग्वेज छोड़कर जितनी भी चीजें हैं उसके 20-20 सवाल, और इंग्लिश के 10 सवाल, और 10 सवाल किसी जो लैंग्वेज आपने चूज की होगी। जैसे आपने हिंदी चूज की है तो 10 सवाल हिंदी के, 10 सवाल इंग्लिश के। तो टोटल आपके 100 सवाल होते हैं। और हर क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का है? हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। सो टोटल पेपर के जो मार्क्स हो जाते हैं वो 300 हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप इसमें रैंडम गेस करके आ जाओ, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इस बात का ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग भी है। और कितनी नेगेटिव मार्किंग है? 1/3। यानी कि आपने 3 सवाल गलत कर दिए तो आपका एक सही सवाल भी जो है वो गलत के बराबर हो जाएगा। 1/3 मार्किंग है। 3 नंबर मिलेंगे आपको सही सवाल पे, और गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा। दैट्स हाउ दिस होल पैटर्न गोज। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो तो एलिजिबिलिटी के लिए था, जब आप उसको क्वालिफाई करेंगे, उसमें आप अगर स्कोर लेकर आएंगे टॉप जो 10% लोग हैं आप कह सकते हो उसमें आप आ जाएंगे, तो आपको इसको देने का मौका मिलेगा। और ये जो टीयर 2 है ये आपकी पोस्ट के हिसाब से, जैसे आपने बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट चूज किया है, बायोलॉजी की टीचिंग के लिए चूज किया है, तो बायोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा। आपने मैथ्स चूज किया है तो मैथ्स का पूछा जाएगा। हम यहाँ पर बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो टीयर 2 में क्या होगा? टीयर 2 का जो एग्जाम है वो थोड़ा सा कह सकते हो कि मिक्स्ड है। उसमें 2 तरह के क्वेश्चन पेपर होंगे। एक क्वेश्चन पेपर जो है ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव मतलब उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और ये जो इस तरह से आपको 4 गोले मिलते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, और एक गोले को आप काला करते हैं, यानी कि ओएमआर शीट पर बेस्ड एक क्वेश्चन पेपर होगा। जिस क्वेश्चन पेपर में आपको टोटल कितने क्वेश्चन मिलेंगे? आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 60 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज हो गए। इसके बाद एक दूसरा पेपर होगा जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे। ये डिस्क्रिप्टिव होंगे, यानी कि इसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा
जैसे बताइए कि डीएनए रेप्लिकेशन के कौन कौन से मैकेनिज्म्स होते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा, उसमें एक स्पेस दिया होगा, वर्ड लिमिट होगी। तो ऐसे 10 क्वेश्चन होंगे। अगर हम इनके मार्क्स की बात करें, तो ये जो एमसीक्यूज है ये तो हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, लेकिन ये जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ये हर क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो इस तरह से ये हो जाता है 40 नंबर का पेपर, और ये हो जाता है 60 नंबर का पेपर। टोटल आपके 100 नंबर। और ध्यान रखिए, इसमें से जितने भी आपके मार्क्स आएंगे उसका 85% लिया जाएगा आपकी मेरिट बनाने के लिए, बाकी 15% आएगा इंटरव्यू से। यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ तो पेपर मैनुअली चेक होगा, तो आप जिस तरह से लिखेंगे स्टेप्स के बेसिस पर मार्क मिलेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर आप गलत करते हैं तो यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत कर दिया आपने तो एक सही को भी वो साथ में ले डूबेंगे। इसलिए आपको कोई गलत क्वेश्चन नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी है। तो ये तो थी बात आपके टीयर 1 और टीयर 2 की। इंटरव्यू के बारे में आपको तब बताया जाएगा जब आप ये एग्जाम दे देंगे, या जब आप यहाँ पर कोर्स ज्वाइन करेंगे, तो आपको वो सारी जानकारी दी जा सकती है कि आप इंटरव्यू में किस तरह से प्रिपेयर करें। अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे ऑथेंटिक सोर्स जो है इस जानकारी को वैलिडेट करने का, इंस्टेड कि आप इधर उधर यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया पर जाएं, हमेशा यही रिकमेंड करूंगा मैं कि आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उन ऑफिशियल वेबसाइट, उन लिंक्स को ओपन करें, और इन लिंक्स को ओपन करके सबसे पहले जो इनका इंफॉर्मेशन बुकलेट है उसको पूरा पढ़ें, और पढ़ने के बाद ही आप एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू करें। और इस एप्लीकेशन के प्रोसेस में आपको कुछ फीस भी देनी होगी। वो फीस अलग अलग तरह से दी जा सकती है, ऑनलाइन बैंकिंग से भी आप दे सकते हैं। तो ये जो फीस है एट द मोमेंट 1500 प्लस 500, यानी कि करीब 2000 रुपए की फीस है। आप जब 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप केवी और एनवी दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एक ही फीस देनी होगी, एक ही बार फीस देने से काम चल सकता है। राइट। ये जानकारी इन्होंने अपने ब्रोशर में दी है। अब सवाल आता है प्रिपेयर कैसे करना है। तो देखिए, प्रिपेयर करने के कई तरीके हैं। एक प्रिपरेशन का तरीका है आप सेल्फ स्टडी करें, लेकिन सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए, आपको टाइम मैनेजमेंट चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप में से कई लोग जो हैं वो किसी जॉब में हो, कोई ना कोई काम करते हो। सो इन दोनों चीजों को आपको बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि अब नोटिफिकेशन आ गया है, बहुत जल्दी ही एग्जाम की डेट्स अनाउंस हो जाएंगी, और फिर उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा इस एग्जाम की तैयारी करने का। सो इट इज बेटर टू ज्वाइन एनी ऑर्गेनाइज्ड प्रिपरेशन कोर्स जिसमें एक्सपीरियंस्ड लोग हों, जो आपको ये बता सकें कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको टू द पॉइंट टॉपिक्स एक्सप्लेन कर सकें। तो उससे क्या होगा कि आपके जो ग्रे एरियाज हैं, जो वीक एरियाज हैं, वो स्ट्रांग हो जाएंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। सो इन दैट लाइन इटसेल्फ, उसी लाइन में जैसा कि मैंने आपको बताया, करियर एंडेवर इज ऑल्सो ब्रिंगिंग इट्स ओन कोर्स फ्रॉम 25 नवंबर। तो जल्दी ही 25 नवंबर को एक नया कोर्स शुरू हो रहा है, जिसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको बताए गए थे। यहाँ पर पूरा जो कोर्स है उसको टू द पॉइंट एक्सप्लेन किया जाएगा, एक्सपर्ट टीचर्स एक्सप्लेन करेंगे, आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, आपको डाउट सेशंस भी मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको लाइव क्लासेस के अलावा अगर आपकी लाइव क्लास मिस होती है तो उसके लिए आपको रिकॉर्डिंग बैकअप भी मिलेगा, आप रिवाइज भी कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कोर्स। नाउ लेट अस आल्सो हैव अ ग्लिम्स ऑन द सिलेबस। अब हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि आपका जो टीयर 2 का पेपर है उसमें क्या क्या चीजें आनी है। तो अगर आप सिलेबस देखें तो मोर और लेस ये सिलेबस जो है ये कहीं ना कहीं आपके स्कूल के सिलेबस से काफी मैच करता है। तो क्लास 11th और 12th का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, अगर आप उसे देखेंगे तो लगभग मैच कर रहा है। देखिए, लिविंग वर्ल्ड, क्लासिफिकेशन, प्लांट और एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, काफी चीजें 11th की आ गई। फिर उसके बाद आप देखिए बायोमोलिक्यूल्स, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये सब क्लास 12th की चीजें आ गई। फिजियोलॉजी पूरी आ गई, केमिकल कोऑर्डिनेशन, हॉर्मोन्स के बारे में, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सारी कहाँ की चीजें हैं? क्लास 12th की चीजें हैं, इंक्लूडिंग बायोटेक्नोलॉजी, इकोसिस्टम एंड कंजर्वेशन। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू कवर, यानी कि सिलेबस के अगर बारे में बात की जाए तो क्लास 11th
और 12th जो आपको पढ़ाना है टीचर बनने के बाद, उसी चीज का एग्जाम लिया जाएगा. सो यू हैव टू बी वेरी वेल वर्स्ड विद दिस सिलेबस. आपको इस सिलेबस के बारे में सारी चीजें इनसाइड आउट पता होनी चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट्स पता होने चाहिए, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह की चीजें आती हैं, किस पर ज्यादा जोर देना है, किस पर कम जोर देना है, ये आपको क्लासेस में बताया जाएगा. सो आई होप ये जानकारी आपके लिए काफी मददगार रही और आपको बेनिफिट मिलेगा इस जानकारी से. एंड आई होप यू विल एंजॉय लर्निंग विद अस. आई होप कि आप हमारे साथ इन चीजों को सीखेंगे और अपना जो टाइम है उसको प्रॉपरली मैनेज करके इस एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे. I wish you all the very best for this exam, and you are most welcome to contact us with this phone number in case you are interested to join the course. Thank you very much for watching this video.